नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अच्छे पड़ोसी का गुण। बातचीत की कला। बातचीत की कला। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बातचीत की कला। अच्छे पड़ोसी का गुण मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था। तो बातचीत की कला आज का विषय है। बातचीत की जो कला है, समझे तो हमारे जीवन का आधार है बातचीत। अगर हम बातचीत में सफल हैं, हमारे अंदर वो कला है, उस कला में परिपूर्ण है, तो हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असंभव होते भी संभव हो जाती है। बहुत सारी बातें। तो बातचीत की कला हमारे लिए अति आवश्यक है। बेटे, गाना तो सबको आता है, लेकिन कोई कोकिल कंठी होता है, कोई कोयल की तरह गाता है, और कोई गधे की तरह गर्दन राग। उसी तरह से कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, मीठे वचन सुनाई के जग अपना कर लेत। कोयल की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो कोयल जो है, ऐसा नहीं कि वो किसी को ढेर सारी संपत्ति ला करके दे देती है और कौवा किसी का धन, रुपए, पैसे, दौलत हड़प करके ले जाता है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि हम कोयल के साथ उसकी कूक में अपनी कूक मिला करके, अपनी आवाज मिला करके उसके साथ साथ हम भी कू कू करते हैं। और कौवा में ऐसा क्या अवगुण है कि वो जब हमारे पास आकर के बोलना शुरू करता है, काव काव करना शुरू करता है, तो हम आस पड़ोस में पत्थर ढूंढने लगते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। निसंदेह इसके पीछे कारण है उसकी बोली। तो बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली में अदम्य अद्भुत क्षमता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, बोलने से पहले हम विचार कर लें, उन शब्दों पर विचार कर लें, उन बातों पर विचार कर लें कि हम जो कहेंगे उसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा। उसके बाद तब हमें अपने मुंह से उस शब्द को, उस वाक्य को निकालना चाहिए। ये बातचीत की कला हमारे लिए अति आवश्यक है। आपने कहते हुए सुना होगा, आपके दोस्त लोग भी कहते हैं कि यार इसको मत भेजो, इसको भेजोगे ना तो बनता हुआ काम बिगाड़ देगा। अच्छा, इसको भेजो, दूसरे शब्द को, कि उसे भेजो, वो जाएगा तो सब काम बन जाएगा। आखिर क्या है उसमें? आखिर उसमें क्या है? लोग कहते हैं कि अजीत डोभाल जाता है
जब वो जाते हैं कहीं तो बिगड़ते हुए काम को भी बना देते हैं हम। तो आखिर क्या कारण है? ये निसंदेह कहा जा सकता है कि उनके अंदर निहित उनकी वाक्पटुता, बात करने की क्षमता, बात करने की कला ही उन्हें सफलता दिलाती है। तो बेटे, बातचीत की कला में हमें निपुण होना चाहिए, अच्छी तरह से सोच करके समझ करके बातचीत करना चाहिए। हालांकि जिसकी आवश्यकता, जिसका महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है, आज वही हमारे समाज में उपेक्षित है। सच में कहा जाए तो इसके लिए क्लासेस होनी चाहिए, कक्षाएं होनी चाहिए कि हमें बात कैसे करनी है, क्योंकि इसकी जरूरत सबको पड़ती है। चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो या दुकान का दुकानदार, है ना? स्कूल का प्रिंसिपल हो या दुकान का दुकानदार या घर का मालिक या मम्मी पापा, आप हर कोई को बात करने की आवश्यकता है। जो बात करने में अच्छे होते हैं, लोग खूब उससे बात करते हैं और वो सबके प्रिय होते हैं, सब उनको चाहते हैं। आपने देखा होगा एक सफल व्यापारी, पहले आप जाइए उसके यहां, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से ऐसे बात करेगा जैसे आपसे बहुत पुराना परिचय है उसका। आपके लिए टॉफी मंगवाएगा, मम्मी पापा के लिए चाय मंगवाएगा, और उसके बाद फिर बिजनेस की बातें शुरू होगी। तो आप तो आभारी हो गए चाय पी करके। तो ये है बातचीत की कला, ये है अपने सामान की प्रस्तुति करने की कला। तो बातचीत की कला की आवश्यकता सबके लिए है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे स्कूल के प्राचार्य हो, चाहे घर के मालिक हो, या मम्मी हो, या पापा हो, या समाज के कोई नेता हो। हर व्यक्ति के लिए बातचीत आवश्यक है। बातचीत की कला में पारंगत होने की जरूरत है ना? इसमें प्रवीण होने की आवश्यकता है। बातचीत की कला में अनुभवी होने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मुंह जो है वो हमें मिठाई भी खिलाता है और यही मुंह थप्पड़ भी। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना है, यह देखना है कि हम आखिर कैसी बात करें कि हमें सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले। तो आइए अब दूसरों के लिए अब बात करते हैं कि हमारी बातचीत में क्या क्या, किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बात को सुनने के लिए भी तैयार है अथवा नहीं। उसकी रुचि, अरुचि, इन सारी बातों पर हमें ध्यान रखते हुए बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस बात को हम जिससे बात करना चाह रहे हैं वो उस बात को सुनना नहीं चाह रहा है, उस बात में रुचि नहीं लेना चाह रहा है और आप उसे कहते जा रहे हैं, तो वो प्रभावी फल नहीं देगा। एक बार की बात है, एक लेखक जी उगते हुए सूरज को देख करके उनके मन में
काव्य प्रस्फुटित हो गया, कोई रचना जन्म ले ली। अब वो लोगों से पूछने चले, क्या जी आज का सूरज देखे हैं आप? आज का सूरज देखे हैं आप? जिनसे पूछते हैं कि आज का सूरज देखे हैं आप, वही उन पर हंस देता, मुंह चिढ़ाकर चल देता। कोई उनके अंदर के दर्द को, क्या आखिर क्या बात है, क्या विशेषता थी उस सूरज में, वो समझने वाला नहीं था। ये वही समझेगा जो उस पीड़ा से, जो उस लेखकीय दर्द से गुजरता है, वही उस कष्ट को समझेगा, उस पीड़ा को समझेगा, उस व्यथा को समझेगा, है? और उनकी बात को आदर से सुनेगा। तो इसलिए हमें यह चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके क्या विचार है। कोई कांग्रेसी के सामने जाकर राम मंदिर की आप चर्चा कर दीजिए कि 5 तारीख को वहां भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, तो 10 बात आपको सुना देगा, क्योंकि वो उसकी रुचि की बात नहीं है, उसकी रुचि का विषय नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम बात करने के क्रम में दूसरों को भी सुने। कितने लोगों का है कि बस अपने कहते जा रहा है और दूसरे का सुनने की कोशिश नहीं करता। अब जब दूसरे की सुनने की कोशिश नहीं करता तो ऐसी स्थिति में आदमी चीख कर कहता है, यार तुम मेरा भी सुनोगे कि अपने कहते जाओगे? तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम दूसरों को भी सुने, है ना? क्योंकि बातचीत की कला में दोनों समानांतर रूप से चलता है, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहले ये कि बातचीत की कला सबके लिए आवश्यक है, इसमें निपुण होने की आवश्यकता व्यक्ति को है, समाज को है, राष्ट्र को है, परिवार को है, सबको है। दूसरी बात कि बातचीत करते समय हमें दूसरों जिससे बात कर रहे हैं श्रोता, है ना, उनके भी विचारों को हमें अच्छी तरह से परखना चाहिए, उनके सिद्धांतों को समझना चाहिए, उनके रुचि अरुचि की बातों को समझना चाहिए और तब हमें उससे बातें करनी चाहिए। अगर हमारी बात से वो अरुचि रख रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रह जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, उसे बातें नहीं करनी चाहिए उस विषय पर। आइए तीसरी बात बातचीत की कला में वो ये है कि हमें भगवान मुंह एक दिए हैं। मुंह कितने दिए हैं? तो एक। कान कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। बेटे जहां एक लेबर होगा वहां काम कम होगा। जब पापा 2 लेबर रखते हैं किसी काम को करने के लिए तो अधिक काम होता है, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक है वो ज्यादा काम करेगा। 2 लेबर मिलकर ज्यादा काम करेगा, 1 लेबर कम करेगा, 1 मजदूर कम करेगा, है ना, 2 मजदूर ज्यादा करेगा। उसी तरह से हमारा मुंह एक है तो बोलने का काम कम होगा और कान 2 है, सुनने का काम ज्यादा होगा। बेटे समाज में सुनने की क्षमता ज्यादा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। हमें बोलने से ज्यादा सुनने का गुण अपने अंदर लाना चाहिए। बोलने का कम, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। क्योंकि बोलने वालों की तो कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी है। श्रोता बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। यही कारण है
कि आप जब क्लास 9 में जाएंगे, अब तो खैर नया पाठ्यक्रम आ गया है, तो पाठ्यक्रम में क्या था कि आपके सामने 10 मिनट तक आपके शिक्षक बोलते और बोलने के बाद बोले हुए प्रसंग से आपसे प्रश्न करते, आपको सुन करके जवाब देने का था कि आपने कहा क्या सुना, क्या समझा है सुनकर। तो सुनना अधिक चाहिए, बोलना कम चाहिए, है ना। और अब आइए बातचीत में प्रभावशाली क्या होता है। बातचीत के क्रम में, बातचीत की कला में, बातचीत के क्रम में आदमी के व्यक्तित्व कहने का मतलब यहां उसके चेहरे से नहीं है, उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर निहित गुण से है। तो आदमी कितना गुणवान है इसको ध्यान में रखते हुए बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। एक घटना है, एक सज्जन व्यक्ति के पास एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर प्रायः ले जाती थी और कहती थी, बापू देखिए ना, मेरा बेटा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, गुड़ खाता है? तो हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इसका उपाय बताऊंगा, आज नहीं 8 दिन के बाद आएंगे। 8 दिन के बाद फिर उस बच्चे को लेकर के मां गई, बोली आपने 8 दिन के बाद बुलाया था, वो तो 8 दिन पूरा हो गया, क्यों बुलाया था? यही कि गुड़ खाता है। ओहो, अच्छा गुड़ खाता है, हमने 8 दिन के बाद बोला था ना, अच्छा ठीक है, जाओ जी 8 दिन का और समय दो, 8 दिन के बाद पुनः आना। फिर 8 दिन बीत गए, फिर मां लेकर के पहुंची से, बोले कि देखिए ये गुड़ ज्यादा खाता है, जिससे इसकी आवाज तोतली है। तो उस दिन उन्होंने कहा, बेटे ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, जाओ। अब इस बात को ध्यान रखना। मां ने कहा, श्रीमान जब इतना ही कहना था तो पहले ही दिन आपने क्यों नहीं कह दिया? जवाब मिला, क्योंकि उस समय मैं भी गुड़ खाता था, तो जब मैं खुद गुड़ खाता था तो दूसरे को कैसे रोकता? इतने दिनों में मैंने भी गुड़ खाना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, इसलिए मैंने इसे कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो बेटे जब तक दूसरे को उपदेश हम देते हैं, उस उपदेश के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालते हैं, सच्चरित्र नहीं बनाते हैं, तो हमारी कही हुई बात का, जिसे हम कह रहे हैं, उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं होगा। इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा। बहुत बड़ा ज्ञानी बना, उपदेश देने चला है, खुद तो गलत करता है, वो तुरंत कह देगा। तो इसलिए आकर्षक व्यक्तित्व का यानी सच्चरित्र का होना जरूरी है। अब बात है कि सच्चरित्र बने कैसे, हमारे अंदर अच्छा चरित्र का निर्माण हो कैसे। तो इसके लिए जो आवश्यक है, जिनकी आवश्यकता पड़ती है, इन आवश्यकता में सबसे पहली आवश्यकता माता की पड़ती है, क्योंकि माँ ही पहली गुरु होती है। किसी भी बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। माँ ही पहले से बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, बोलो, है ना। बहुत सारी बातें बोलो, पापा। तो
बच्चे कहते पा, पा, पा। तो इस तरह से शुरुआत जो है कहा जाए तो मां से ही होता है। मां ही पहली शिक्षिका है, पहली गुरु है किसी बच्चे की, समाज की। इसलिए उसके बाद पिता का स्थान आता है। मैं प्रायः कक्षा में कहा करता हूं, एक शिक्षक डीसी साहब के यहां जाते थे पढ़ाने के लिए उनके बेटे को। जब वो शिक्षक पहुंचते, डीसी साहब घर में अपने हैं तो अगर उनकी नजर पड़ गई तो खड़े हो जाते थे। शिक्षक ने कहा, मैं तो एक साधारण शिक्षक और आप कहाँ जिलाधीश, जिले का मालिक, और आप खड़े हो जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, सर इसे भी, इस जिलाधीश को बनाने वाला भी ये शिक्षक ही हैं, और अगर आज मैं आपको अपमानित करूं, अनादर करूं, आपको देखकर बैठा रह जाऊं, तो मेरा बेटा कैसे आपको सम्मान करेगा, कैसे सम्मानित करेगा, कैसे आदर देगा। तो पहली जो पाठशाला है उसकी शुरुआत घर से होती है, मां से होती है, पापा से होती है। उसके बाद फिर शिक्षक, है ना। जब आप विद्यालय में आए थे, आप अनगढ़ लकड़ी की तरह थे। अनगढ़ लकड़ी जानते हैं ना, जिसमें रांदा चलाया हुआ नहीं रहता, जिसको चिकना नहीं किया गया रहता है। तो आप अनगढ़ लकड़ी थे। उस अनगढ़ लकड़ी को काट कर, छांट कर, सेक देकर, उसको नई रूप देकर, नई मूर्ति के रूप में डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर, नेता बनाकर, जिला बड़े बड़े अफसर बनाकर पेश किया किसने? शिक्षक ने। तो आपके चरित्र का निर्माण करने का तीसरा दायित्व शिक्षक का है। और फिर चौथा जो है वह है आपका मित्र। मित्र आपका अच्छा है तो आपको, सच्चे मित्र जो होते हैं वो आपको कभी भी बुराई की तरफ जाने नहीं देगा। वो उधर से खींच करके ले आएगा, आपके भटकते कदम को रोक लेगा। इसलिए मित्र का निर्माण में भी, मित्र का चयन में भी आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जब दादी जाती हैं 100 रुपए का घड़ा खरीदने के लिए तो उसे ठोक ठोक कर देखती हैं कि भाई ये पका है कि नहीं। उसी तरह से जब आप मित्र बनाने जाते हैं किसी को, तो उससे पहले उसकी अच्छी तरह से आप जांच कर लीजिए, परख लीजिए कि ये कैसा है। आपके चरित्र के निर्माण में आपके उस मित्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। और तब फिर अंतिम में है वातावरण। वातावरण में अगर अच्छे वातावरण में है तो आपके अंदर अच्छाई आएगी, आपकी बातचीत भी अच्छी रहेगी, बातचीत करने के ढंग भी अच्छे रहेंगे, आप में विनम्रता रहेगी, आप विनयी रहेंगे, आप अनुशासित रहेंगे, सारी अच्छाइयां आप में रहेंगी। तो लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए कुछ अन्य बातें हैं, जैसे बातचीत में निश्चलता की आवश्यकता है,
बातचीत हम किसी से कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर किसी तरह का कपट भाव नहीं रहना चाहिए। तो इस विषय में शेष अंश को हम अगली कक्षा में बात करेंगे इस पर, और उस दिन हम इसके प्रश्नोत्तर की भी बात करेंगे। आशा है मुझे कि आपको बातचीत की कला चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस बातचीत की कला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।